नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। ये डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसके मेंस एग्जामिनेशन का GS1 का पेपर है। ये दोनों पेपर हैं अपने पास। पहले वीडियो में हम लोग GS1 को करेंगे, देन GS2 को हम लोग करेंगे। GS1 के पेपर में वही है जो बीपीएससी मेंस GS1 में होता है, अर्थात करेंट अफेयर और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड उसके अलावा स्टैट का एक पोर्शन होता है। इसमें करंट अफेयर में IR भी इसमें शामिल है, इसलिए इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ को समझें कि जो आप रटे रटाए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं क्या उससे सवाल आ रहे हैं, या जो मैं एनालिटिकल आपको पढ़ाता हूँ मेंस में उससे सवाल आ रहे हैं। इसको देखने के बाद जो बच्चे मेरे 71 मेंस की तैयारी करने वाले ग्रुप में ऐड हैं वो मुझे ये भी बताएं। GS1 तो अभी मैंने उस ग्रुप में नहीं करवाया है, GS2 करवाया है। इसके करंट अफेयर ज़रूर आप देख करके बताएं मुझे कि कितने सवालों को हमने प्रैक्टिस कर लिया है लिख करके। ध्यान से देखिएगा एक सवाल को, एक चेतावनी भी है इसमें कि आप जो BPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा विश्लेषण वाला और करंट अफेयर को पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हुए करिए तैयारी। दोनों पेपर में आपको उससे जुड़े हुए सवाल दिखेंगे। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है उससे पहला सवाल क्या पूछा गया है। शॉर्ट आंसर है ये बंधुओं, सारे 8-8 नंबर के हैं। एक 7 नंबर का भी सवाल पूछा गया है। 8 नंबर यानी कि 8 गुना 10 80, 80 से 100 शब्दों तक में क्वेश्चंस ये लिखने होते हैं, यानी कि 1.5 पेज के प्रॉक्स आपको लिखना पड़ता है। यहाँ A4 के हिसाब से 1.5 से 2 पेज का वहाँ पर जगह रहता है, उतना ही आपको लिखना है इसमें। पहला सवाल है बंगाल का विभाजन। ये नहीं पूछा है आगे कि क्या करना है, शॉर्ट आंसर है बंगाल का विभाजन। तो इसमें क्या लिखेंगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ, क्या कारण था जिसके कारण से बंगाल का विभाजन हुआ, क्यों किया गया, क्या इसके परिणाम हुए, क्या इसका परिणाम हुआ और इसका प्रभाव क्या रहा। इन सभी में आपको पॉइंट्स लिखने हैं, शॉर्ट पॉइंट लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना होता है। नेक्स्ट जो इसे पूछा गया है रामगढ़ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1940 का ये सेशन है बंधुओं, 1940 झारखंड में है रामगढ़, वहीं पर आयोजित किया गया था वर्तमान के झारखंड में। और इसे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को दोहराया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारत को शामिल कर लिया गया था बिना पूछे हुए, उसकी आलोचना की गई थी। तो उसके बारे में आपको बताना है। रामगढ़ अधिवेशन BPSC के हाल फिलहाल वर्षों में कभी भी नहीं पूछा गया, यानी कि 100% यह न्यू क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर के फॉर्मेट में। तीनकठिया व्यवस्था और राजकुमार शुल्क बहुत आसान, ये तो आप सभी कर ले जाएंगे। दरअसल में यह चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। राजकुमार शुक्ल जी को श्रेय दिया जाता है गांधी जी को चंपारण बुलाने का। तो इनके बारे में लिखना था। बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, छोटा सा आसान। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा क्या है, इनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह जो जनजातीय विद्रोह में सबसे प्रमुख विद्रोह माना जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। पाल आर्ट की बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है क्योंकि 7 नंबर का है। तो पाल आर्ट के बारे में लिखिए, कहाँ पर विकसित हुआ, कब हुआ। एक छोटा सा मैप बना करके दिखा दीजिए कि ये पूर्वी भारत का बिहार, बंगाल, झारखंड और वर्तमान के बांग्लादेश, ये पूरे इलाके पाल साम्राज्य के भीतर में आते थे। इसकी प्रमुख विशेषताओं को शॉर्ट में लिख दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, पाल वंश के बारे में आप पूरी जानकारी दे देंगे। देखिए एक चीज़ को सुनिएगा, और ये मैं उन सभी सीरियस स्टूडेंट के कह रहा हूँ जो वास्तविकता में तैयारी करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लिखना है और आप समझ करके बंद करके रख देंगे, जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप इसको लेकर के बैठ के हल नहीं करेंगे विद इन टाइम 3 आवर में, तब तक आपका वास्तविक प्रैक्टिस नहीं होता है। वीडियो देखने से कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपने हाथों से लिखना पड़ता है आंसर। कॉपी लगा करके, टाइमर लगा करके लिखना पड़ता है कि 3 घंटे मेरी कैपेसिटी क्या है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो कैपेसिटी नापने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कुछ। बैठ करके लिखिए इसे, क्योंकि एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक, देखिए अब जरा लॉन्ग फॉर्मेट के सवालों पर चलते हैं।
बहुत ही बेहतर एक सवाल मुझे लगा है, वो है सेकंड का ए सवाल। ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, मैंने करवाया हुआ है आर्थिक राष्ट्रवाद के तौर पर बीपीएससी GS1 के बच्चों को। आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में बताएं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी कि दादा भाई नेरोजी के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो समझाया गया, उसमें उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को ही समझाया था और वही सवाल यहाँ पर पूछा गया है। और भी कई सारे लेखक हैं जिन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रमोट किया भारत में। आर्थिक राष्ट्रवाद यानी कि लोगों को बताया कि शोषण आखिरकार होता क्या है। ठीक, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन की निकास कैसी की गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे किया गया, उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए। पहला कीवर्ड, भारत से धन की निकासी कैसे की गई, किन माध्यमों से की गई, कौन से तरीके अपनाए। और इस लॉन्ग फॉर्मेट का तीसरा हिस्सा क्या है कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था और जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि इसके 3 पोर्शन। पहला है धन निकासी कैसे की गई, तो आप अपने मन से तो नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर रेफरेंस कोट करेंगे कि दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में ये कहा है कि भाई सैनिकों के वेतन भत्ते, ब्रिटिश जो एजेंट होते थे उनके वेतन भत्ते, उसके अलावा तरह तरह के यहाँ से टैक्स लगाए जाते थे। भारत के सामानों पर ब्रिटेन में टैरिफ लगाया जाता था, जबकि यहाँ के सामानों के वहाँ का सामान यहाँ पर बड़ी मात्रा में बिकते थे। इसके अलावा रेलवे के विकास के नाम पर शेयर की गारंटी दी गई कि अगर आप भारत में रेलवे के विकास में निवेश करोगे तो कम से कम 15% तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से तमाम माध्यमों से भारत से धन का निष्कासन किया गया। इसमें कर है, भूकर है, वेतन है, भत्ते हैं, तमाम तरीके के व्यापार नीतियां हैं, औपनिवेशिक नीतियां हैं। इन सभी की चर्चा हमें कई सारे किताबों में मिलती है। RC दत्त की किताबों में मिलती है, दादा भाई नेरोजी की किताबों में मिलती है, और वही आपसे पूछा गया है। प्रभाव क्या पड़ा ये भी आपको बताना पड़ेगा। इसके सकारात्मक प्रभाव मत बताइएगा कभी, इसके नकारात्मक प्रभाव ही पड़े। भारत जो कभी दुनिया में व्यापार और ट्रेड के मामले में प्रमुख शक्ति हुआ करता था, वो उसका शोषण हुआ और जाते जाते वो हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ करके गए थे। मानव निर्मित अकाल ढेर सारे पड़े, देश में विद्रोह हुआ, गरीबी बढ़ी, किसानों का शोषण हुआ, मजदूरों की ज़िंदगी तबाह हो गई, बनी बनाई अर्थव्यवस्था, स्वायत्त ग्रामीण व्यवस्था से लेकर के स्वायत्त शहरी व्यवस्था, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया। तो ये शानदार सा सवाल है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैं किसी टॉपिक पर 5 सवाल आपसे करवाता हूँ, मैं आपको बोलता ये भी लिखिए, कई सारे बच्चे बोलते ये तो पूछा नहीं गया है। नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा। आर्थिक राष्ट्रवाद मैंने कराया हुआ है, वहीं से सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, महात्मा गांधी और बिहार के स्थानीय नेताओं की भूमिका को उजागर करते हुए 1917 के चंपारण सत्याग्रह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मोड़ के रूप में समझाइए। अब इसका आधा सवाल तो हर साल बीपीएससी में पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह एक मोड़ है, समझाइए। लेकिन इसका पहला पोर्शन कभी नहीं पूछा गया था कि भारत महात्मा गांधी और बिहार के स्थानीय नेताओं की भूमिका चंपारण आंदोलन में। एक तो राजकुमार शुक्ल जी ही है, राजेंद्र प्रसाद जी थे उस समय, और भी कई सारे नेता उस समय सक्रिय थे जो बिहार के लोकल लीडर्स थे। उनकी भूमिकाओं को लिखते हुए, महात्मा गांधी की भूमिकाओं को लिखते हुए फिर आपको चंपारण सत्याग्रह के महत्व के बारे में लिखना है। महत्व ही पूछा गया है। ठीक है, निर्णायक मोड़ का मतलब लॉन्ग टर्म में इसके महत्व क्या रहे वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। ये सवाल 38 नंबर का था, तो इन दोनों में से कोई एक लिखना था। मैक्सिमम बच्चों ने इसे ही लिखा होगा, मुझे पता है चंपारण सत्याग्रह को ही लिखा होगा। एक सवाल देखिए क्या है अगला, आसान सवाल है क्या? हाँ, तुलनात्मक रूप से तो आसान है ही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के योगदान पर चर्चा कीजिए। जयप्रकाश नारायण अर्थात आज़ाद दस्ता की हम लोग बात करेंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि कई सारे जगहों पर बिहार में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखेंगे, फिर इन दोनों नेताओं की हेडिंग बनाएंगे और इनके बारे में वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखेंगे।
तो ये भी एक सवाल पूछा गया था। एक सवाल और था जो ऑप्शन में था, इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था। नमक मार्च दांडी यात्रा विशेष जोर देते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए और इसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव को बताइए, कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको बताना है आपको। ठीक है, किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो 1931 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया, 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा इसे कहा जाता है, उसी के बारे में आपसे यह सवाल पूछा गया। ओके, ये था मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन, जिसमें मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री से ही सवाल पूछा गया है। आर्ट एंड कल्चर का तो सवाल इसमें नहीं पूछा है, एक ही पूछा है, वो भी 7 नंबर का पूछा है, पाल कला के बारे में। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन। अब जरा करंट अफेयर का सेक्शन देखते हैं, जिसे बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल हैं, और ऐसे सवाल हैं जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत डिटेल में समझा है। आईआर का शॉर्ट आंसर पहली बार मैं बीपीएससी के पेपर में देख रहा हूँ कि हाल ही में संपन्न G20 सम्मेलन का भारत के लिए महत्व की विवेचना कीजिए, वैश्विक शासन और भारत की विदेश नीति पर इसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। 8 नंबर में आपसे पूछा गया, अर्थात 2 पेज में आपसे पूछा गया है। G20 सम्मेलन के सिग्निफिकेंस के बारे में, मतलब विशेष महत्व के विवेचना कीजिए और भारत की विदेश नीति पर इसके प्रभाव क्या पड़े हैं उसको रेखांकित कीजिए। हाल ही में जो नवंबर माह में हुआ है, बहुत सारे बच्चे तो ये भी भूल गए हैं कि कहाँ पर आयोजित किया गया है, ज़रा मुझे बताएं कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है, ये भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है। हाल ही में संपन्न 2025 के विभिन्न चुनावों में भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। बहुत बार मैंने लिखाया कि भाई निर्वाचन आयोग की कई बार आलोचना की गई है, इसके बारे में बताएं और उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय चुनाव आयोग में हाल के दिनों में कई सारी चुनौतियां देखी गई है, उसकी आलोचनात्मक में विवेचना कीजिए, मैंने ये भी पूछा है। उसके बाद से मैंने ये भी पूछा कि भारत के संवैधानिक संस्थानों में आलोचनात्मक विवरण कीजिए। भारत के संवैधानिक संस्थान जो हैं उसमें भी चुनाव आयोग की बात होती है। तो ये सब सवाल जो हैं वो एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, सब जात भाई ही हैं। तो इसी प्रकार का यह सवाल है, इसे ज़रूर याद रखें। बहुत आसान है ये, क्या भूमिका रही है, क्या क्या आरोप लगे हैं उसको भी लिख सकते हैं, सकारात्मक भूमिकाओं को भी चर्चा कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। एक छोटा सा ये बिहार का करंट पूछा गया है। भारत का पड़ोसी देशों के संबंध पर चीन कारक के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। 7 नंबर में है ये, चीन के कारक का परीक्षण करना है, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, मुख्य रूप से इसमें नकारात्मक ही आएगा। चीन के कारण से क्या क्या तनाव उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट जो सवाल है कि सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में जलवायु परिवर्तन वार्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये भी शॉर्ट आंसर में ही पूछा गया। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन अचीविंग SDG, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी संधियाँ और इत्यादि पर जो हम बात करते हैं, तो SDG को अचीव करने में यह किस प्रकार से सहायक हो सकता है। शानदार सवाल यह पूछा गया है। मतलब इस पेपर में ऊपर से नीचे तक के करंट अफेयर जितने हैं उनमें से एकमात्र ऐसा करंट अफेयर है जो मैंने डायरेक्टली नहीं करवाया। SDG करवाया है मैंने, लेकिन SDG को प्राप्त करने में दुनिया के अलग अलग संगठनों के साथ या अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगोशिएशंस किस प्रकार से मदद करेंगे, ये जो डायमेंशन है ना, बहुत ही शानदार सवाल शॉर्ट आंसर में BPSC ने बनाया है। 71 BPSC मेंस में यह आपसे लॉन्ग फॉर्मेट में पूछ सकता है, लॉन्ग फॉर्मेट में यह सवाल पूछा जा सकता है। इतना शानदार सवाल है, इसका प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही। आंसर राइटिंग में आपको जुड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। 72 के लिए भी आंसर राइटिंग चलता है, 71 के लिए भी चलता है, जिसमें आपको जुड़ना हो मैं आपको ऐड कर दूंगा। बहुत कम प्राइस है, सवाल इतने सारे आते हैं कि आपको जुड़कर ही पता चलेगा। खैर वो यहाँ पर आ जाइए, तो इसका ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा कि SDG किस प्रकार से सहायक है। अब ज़रा लॉन्ग फॉर्मेट के सवालों को देखते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट का पहला सवाल देखते ही मुझे हंसी आई थी कि ये क्या पूछा इन्होंने। बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा है। 6 शेड्यूल मैंने करवाया है, इसीलिए मुझे खुशी हुई। लद्दाख को राज्य का दर्जा तथा 6ठी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की मांग की चर्चा कीजिए। इन मांगों के संवैधानिक व राजनीतिक व प्रशासनिक निहितार्थ क्या हैं। 6ठी अनुसूची में
लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है। इसके संवैधानिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव निहितार्थ क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये पूछा जा रहा है कि क्यों मांग की जा रही है। पहले तो ये बताएं, और मांग करने का संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्यों आवश्यक है, ये पूछा गया है। कितना शानदार सवाल है यह, है ना। जो लद्दाख के एक्टिविस्ट थे सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार करके अभी भी जेल में रखा गया है और उसी के उपलक्ष्य में यह सवाल आपसे पूछा गया है। एक और सवाल है, सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन को मिशन कर्मयोगी किस प्रकार से समर्थित करता है, विश्लेषण कीजिए। ये मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री के द्वारा, दरअसल में आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे ना बीपाड, तो वहाँ पर मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। अलग से रेटिंग होती है बच्चों को, उस हिसाब से मिशन कर्मयोगी कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब कुछ होता है। तो वही उसी को पूछ रहा है आपसे, किस तरह से समर्थित करता है। ये सवाल तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन करंट अफेयर में ये हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सवाल बहुत ही शानदार पूछा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को वैश्विक व्यापार व्यवस्था और WTO के सिद्धांत के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। विश्लेषण कीजिए। भारत की प्रक्रिया एवं इस टैरिफ नीति से भारत की व्यापार नीति पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। Analyze the tariff imposed by Donald Trump in the context of global trading system and WTO principles। WTO का प्रिंसिपल क्या है भाई, कि आप किसी भी देश के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं टैरिफ को लेकर के। सबसे बड़ा प्रिंसिपल तो WTO का यही है। दूसरा है कि नियम आधारित विश्व व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेड वॉर नहीं होना चाहिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रणाली बनाई गई है WTO के द्वारा, तो उसका उल्लंघन करता है डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति, जिसमें वो फॉरेन पॉलिसी को टैरिफ के जरिए रेगुलेट करना चाहते हैं। तो आप बताएंगे कि सीधे सीधे WTO और जो वैश्विक व्यापार की संस्थाएं हैं, ट्रेड को लेकर के कई सारे डील हैं, उसका यह सीधा सीधा उल्लंघन करता है, उनके प्रिंसिपल्स का। उसके बाद से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा दीर्घकालिक स्तर पर, तो पहला प्रभाव तो EU के साथ ट्रेड डील ही है कि भारत अलग बाजार की तलाश करेगा, अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करेगा और बाजारों का विविधीकरण करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा अपने मार्केट को। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखना है। बहुत ही शानदार सा सवाल है यह। करेंट अफेयर, IR और इकोनॉमी का जो टैरिफ का पोर्शन है, उस तीनों को जोड़ करके यह सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कमजोर वर्ग महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के सशक्तिकरण में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि कमजोर वर्ग, जो वेलफेयर स्कीम इन एम्पावर ऑफ वल्नरेबल सेक्शन सच एज वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST वुमेन, महिलाओं के लिए जो केंद्र सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी भूमिकाओं की चर्चा करनी है आपको। पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे। जनमन योजना पता है क्या आपको, पढ़ा है क्या आपने? महिलाओं के लिए तो आरक्षण लाए हैं मोदी जी, संसद में आरक्षण मिलेगा उनको। ट्राइब्स के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं। नीतियों की चर्चा कीजिए, फिर उसमें योजनाओं की चर्चा करते हुए उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर मत पढ़िए, सबसे बड़ी सीख यही होती है। ये है यहाँ पर। उसके बाद से DI का सेक्शन है बंधुओं, जो आप सभी सॉल्व ज़रूर करें, जिनका मेंस एग्जामिनेशन है 71 का। GS1 के पेपर से क्या सीखा हमने, छोटा सा ही पेपर था GS1 का, क्या सीखा इससे हमने, ये तो मैं नहीं करवाऊँगा, ये तो आप खुद से करेंगे। GS1 के पेपर से क्या सीखा कि गेस पेपर, फलाने सर का टेस्ट सीरीज़, ढिमकाने सर का टेस्ट सीरीज़ से सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी होता है क्या, सिलेबस। एक एक सवाल सिलेबस से आए हुए हैं। बंगाल का विभाजन इससे पहले BPSC में कभी भी नहीं पूछा गया है, इस बार पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन मैंने करवाया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन पूछा भी गया है, लेकिन बंगाल का विभाजन नहीं पूछा उन्होंने। हैं कि सिक्के के दो पहलू।
लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो रामगढ़ सेशन है ये नहीं पूछा गया है, लेकिन अभी पूछा गया है। यानी कि क्या है इम्पोर्टेंट बंधुओं, 8 नंबर का सवाल छोड़ कर के आना एग्जाम में सही नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्लीट सिलेबस, सबसे पहले काम वही, ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, तो इसे ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस करके हल कीजिएगा। मैं GS2 का पेपर भी डिस्कस करूँगा। पेपर डिस्कस करने का पहला उद्देश्य कि आप इसे हल करें बैठ के, 3 घंटे निकालें अपने बिजी शेड्यूल में से, रील देखने को साइड करके 3 घंटे में इसको हल करें। एक एक क्वेश्चन को, जिनका मेंस है वो तो एक एक क्वेश्चन को हल करें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।